आज हम लोग वर्ण और उच्चारण स्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि हम आपको पिछले वीडियो में ही वर्ण के बारे में और उच्चारण स्थान के बारे में विस्तार रूप से आपको समझा चुके हैं, आपको बता चुके हैं। तो यदि आप लोग वर्ण के बारे में और उच्चारण स्थान के बारे में अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं ताकि एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में न छूटे, तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए जिसमें वर्ण और उच्चारण स्थान के बारे में हम आपको बताए हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, हिंदी व्याकरण वाले प्लेलिस्ट में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे वर्ण और उच्चारण स्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग फटाफट से शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर। आपको बताते हैं कि जो पहला नंबर प्रश्न है उसका सही जवाब क्या होगा। लेकिन इसके पहले जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग इसका उत्तर नीचे लाइव चैट में बताते चलिएगा ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग कितने अच्छे तरीके से पिछला वीडियो देखे हैं यह भी आपको यहां पर अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, क्योंकि आप लोग को यहां पर यह पता चलेगा कि कितने प्रश्न का आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। तो जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग नीचे लाइव चैट में उत्तर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि क का उच्चारण स्थान है। बताइए आप लोग कि क का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है कि तालु है कि दंत है कि मूर्धा है। तो हम आपको बताए थे कि क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि क वर्ग में जितने सारे भी वर्ण आते हैं उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, सिर्फ पांचवा वर्ण को छोड़ा करके। हम आपको बताए हैं कि पांचवा वर्ण का उच्चारण स्थान नासिक के होता है, यानी कि मुंह और नाक दोनों से होता है। लेकिन बाकी जो क वर्ण में जितने सारे भी आते हैं क, ख, ग और घ, इसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। तो ट्रिक की मदद से भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि क से कंठ होता है, इसलिए क का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि प का उच्चारण स्थान क्या है। यह वाला प्रश्न भी काफी ज्यादा सिंपल है और सेम इसी प्रकार का प्रश्न हिंदी व्याकरण में आपके परीक्षा में भी पूछा जाएगा, वर्ण और उच्चारण स्थान से संबंधित। तो इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को पहले से ही ध्यान में रखिए ताकि आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न न छूटे। तो बताइए प का उच्चारण स्थान क्या है। तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा कि प का उच्चारण स्थान ओठ हो जाएगा। दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि च का उच्चारण स्थान क्या है। आपको च वर्ग के बारे में बताए थे कि च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है, इसलिए तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। यदि च रहे, छ रहे, ज रहे या फिर झ रहे, चारों का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। लेकिन जो पांचवा वर्ण है उसका उच्चारण स्थान मुंह और नाक यानी कि नासिक के हो जाएगा, इसलिए तीसरा का ए नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा कि च का उच्चारण स्थान तालु होगा। अब चलिए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। काफी ज्यादा सिंपल प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब तो एक एक स्टूडेंट बता पाएंगे। आज से लेकर के अंत तक जितने सारे भी वर्ण आते हैं वह स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो इसकी संख्या 11 होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। जैसे ट, ठ, ड और ढ, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो हम आपको बताए थे कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, यानी कि पांचवा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि दंती स का उच्चारण स्थान क्या है। तीन प्रकार के स होते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स। तो आप लोग को बताना है कि दंती स का उच्चारण स्थान क्या है। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको तालव्य स और मूर्धन्य स और दंती स में भी कंफ्यूजन होगा कि कौन वाला स का क्या नाम होता है, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, यह तो बच्चा भी जानता है। तो बताइए दंती स का उच्चारण स्थान क्या है। अच्छा आप लोग कमेंट में यह भी बताइएगा कि कितने बच्चों को कंफ्यूजन है कि दंती स कौन सा होता है, मूर्धन्य स कौन सा होता है और तालव्य स कौन सा होता है। जरा कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर हमको कंफ्यूजन है, हमको कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो बताइए छठा नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा। दंती स का उच्चारण स्थान क्या है। तो छठा का सही जवाब दंत हो जाएगा, छठा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा।
चलिए 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह को क्या कहते हैं। तो हम आपको बताए थे पिछले क्लास में ही कि यह चारों को उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं कि जब हम लोग तालव्य स, दंती स, मूर्धन्य स या फिर ह बोलते हैं तो हमारे मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है, इस कारण से ही इसे उष्म व्यंजन बोला जाता है। इसलिए 7वां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब का उच्चारण स्थान क्या है। काफी सिंपल प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब बताइए। ब का उच्चारण स्थान क्या है। तो जो ब आ रहा है वह प वर्ग में ही आएगा, क्योंकि प, फ, ब और भ या चारों प वर्ग के अंतर्गत आएंगे। और हम आपको बता चुके हैं कि प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, इसलिए 8वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि घ ध्वनि का ध्वनि स्थान क्या है। देखिए प्रश्न को दूसरे तरह से पूछा गया है, लेकिन सिंपल सा प्रश्न यही है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है। या तो उच्चारण स्थान या तो ध्वनि स्थान, दोनों एक ही चीज होता है। इसलिए आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पर उच्चारण स्थान तो नहीं पूछ रहा है, ध्वनि स्थान पूछ रहा है। तो ध्वनि स्थान कहने का मतलब यही होता है कि ध्वनि कहाँ से निकल रहा है। तो बताइए कि घ का उच्चारण स्थान या फिर ध्वनि स्थान क्या है। तो जो घ होता है वह क वर्ग में ही आते हैं, यानी कि क, ख, ग और घ। तो घ यानी कि क वर्ग, और क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसलिए 9वां का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है। बताइए घोष और अघोष दो प्रकार के भी वर्ण होते हैं, घोष और अघोष। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन आपके परीक्षा के लिए उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है घोष और अघोष, इसलिए हम आपको घोष और अघोष के बारे में नहीं बताए हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आ गया है तो इसका जवाब आप लोग बताइए। यदि जानते हैं कि निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है, तो 10वां का सही जवाब हो जाएगा कि न जो है वह घोष वर्ण है, इसलिए 10वां का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक किसमें परिवर्तित हो जाता है। यह वाला प्रश्न भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो जो ए होता है वह आय में बदल जाता है, यानी कि 11 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है। तो यह वाला प्रश्न भी काफी ज्यादा सिंपल है। अघोष वर्ण ध्यान रखिएगा आप लोग कि अघोष वर्ण यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, दंती सा हो जाएगा, यानी कि 12 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्णों के समूह को कहते हैं। आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है। हम आपको बताए थे कि यदि वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से सजा दिया जाता है तो उसको वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। 13 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संयोगी छ, उसके बाद है त्र, उसके बाद ज्ञ और उसके बाद स्र, और पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र इसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यह तो जान रहे हैं कि छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया और स्र हो गया, यह व्यंजन होगा। यह कभी स्वर नहीं होता है, क्योंकि स्वर की संख्या सिर्फ 11 होता है जो अ से लेकर के अं तक होता है। लेकिन यहाँ पर यह चारों व्यंजन होगा, इसलिए 14 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि छ, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, इसलिए 14 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और कह रहा है कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह को क्या कहते हैं। तो अभी हम आपको बताए थे कि इसको उष्म व्यंजन बोला जाता है। यह रिपीट क्वेश्चन है, दोबारा से आ गया है, इसलिए 15 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दीर्घई ई वर्ण है। बताइए आप लोग कि दीर्घई ई कौन सा वर्ण है। लास्ट में आप लोग को बताना है कि कितने प्रश्न का सही उत्तर आप लोग बताए हैं, इसलिए आप लोग सोच समझ करके उत्तर बताइएगा कि दीर्घई ई कौन सा वर्ण है, ह्रस्व स्वर है कि दीर्घ स्वर है। हम आपको बताए थे कि सिर्फ यदि हम लोग हर्षई ई लिखते हैं तो यह ह्रस्व स्वर है, लेकिन यदि दीर्घ हमको इसको कर देते हैं तो यह दीर्घ स्वर हो जाएगा, यानी कि 16 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भ का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो भ कहने का मतलब कि यह प वर्ग में आएगा, क्योंकि प, फ, ब और भ यह चारों प वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और हम आपको बता चुके हैं कि प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओठ होता है, इसलिए 17 नंबर प्रश्न का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि भ का उच्चारण स्थान ओठ होगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि त वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। बताइए आप लोग, हम आपको बताए हैं कि त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसका सही जवाब दांत हो जाएगा, यानी कि दंत। 18 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा।
इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पिछला क्लास नहीं देखे होंगे और इस क्लास में आए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पिछला क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हम कमेंट में उसका पिन दे देंगे, आप लोग वहां से भी जाकर के देख सकते हैं कि इसका पिछला क्लास में हम आपको क्या बताए थे, वर्ण और उच्चारण स्थान के बारे में जो विस्तार से हम आपको बताए थे, उसका वीडियो का लिंक हम नीचे कमेंट में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, तो त वर्ण का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा, यह तो जानकारी हो गया। चलिए, अब हम लोग 19वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयोगी छ। इसको क्या पढ़ा जाता है? संयोगी छ। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि यह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो इसका जवाब हो जाएगा संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। 19 का सी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, 20वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, जितने सारे भी प्रश्न बता रहे हैं इसी में से आपके परीक्षा में आएगा, इसलिए कंसंट्रेट होकर के आप लोग देखिए और इसका जवाब बताते रहिए। ख कहने का मतलब कि क वर्ग, क्योंकि क, ख, ग और घ यह चारों क वर्ग के अंतर्गत आते हैं और क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसलिए ख का उच्चारण स्थान भी कंठ हो जाएगा। चलिए, 21वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि मूर्धन्य श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए, 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूर्धा। हम आपको बताए हैं, इसलिए 21 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, 22वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन दीर्घ स्वर है? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में हम आपको बताए थे। तो यहाँ पर जो आ हो जाएगा या ह्रस्व स्वर हो जाएगा, ए हो जाएगा या ह्रस्व स्वर हो जाएगा, लेकिन जो दीर्घई ई हो जाएगा वह दीर्घ स्वर हो जाएगा, इसलिए 22 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, 23वां नंबर प्रश्न है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? हम आपको बताए थे कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, इसलिए इसका सही जवाब बी नंबर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए, 24 नंबर प्रश्न, द को आप किसके अंतर्गत रखते हैं? द को आप किसके अंतर्गत रखते हैं? तो आप लोग को पता है कि जो द है वह व्यंजन वर्ण है, इसलिए 24 का सी नंबर ऑप्शन व्यंजन सही जवाब हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो द है वह व्यंजन है, इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है 25 नंबर कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो आपको हम बताए हैं कि स्वर के भी 3 भेद होते हैं और व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, इसलिए इसका जवाब बी नंबर ऑप्शन यानी कि 3 भेद सही जवाब होगा। 25 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए, अगला नंबर प्रश्न है 26 नंबर की व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो अभी हम आपको बताए कि स्वर के भी 3 भेद होते हैं और व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, इसलिए 26 का भी बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 27 नंबर प्रश्न है कि द का उच्चारण स्थान क्या है? द कहने का मतलब कि यह त वर्ग में आ जाएगा, क्योंकि त, थ, द और ध यह चारों त वर्ग के अंतर्गत आते हैं और त वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह दंत होता है, इसलिए 27 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, 28वां नंबर प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कह रहा है कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है? जैसे मान लिया जाए कि हम लोग यहाँ पर म लिख दिए और म में यदि हम लोग हलंत लगा देते हैं तो इसका मान आधा हो जाता है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी वर्ण में यदि हलंत लगा हुआ है इसका मतलब कि वह आधा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए क और क में यदि हम लोग हलंत लगा देंगे तो यह आधा क हो जाएगा। तो यही चीज को यहाँ पर पूछ रहा है कि व्यंजनों के अंत में यदि हलंत लगा दिया जाए तो उसका मान क्या हो जाता है? तो आधा हो जाता है, इसलिए 28 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, 29 नंबर प्रश्न, ग का उच्चारण स्थान क्या है? ग कहने का मतलब क, ख, ग, घ यानी कि क वर्ग में आ रहा है और क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसलिए ग का उच्चारण स्थान भी कंठ हो जाएगा। चलिए, 30वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंग का उच्चारण स्थान क्या है? आपको हम बता चुके हैं कि अंग कहने का मतलब कि क, ख, ग, घ अंग यह 5वां वर्ण है और 5वां वर्ण का उच्चारण स्थान नासिक के होता है, यानी कि मुंह और नाक दोनों का यूज करना पड़ता है अंगा को बोलने के लिए, इसलिए मुख और नासिका इसका सही जवाब हो जाएगा। 30 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो हम आपको बता चुके हैं कि व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं और स्वर के भी 3 भेद होते हैं। तो व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं, इसलिए 31 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अब चलिए, 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि टवर्गी न का उच्चारण स्थान क्या है? टवर्गी न कहने का मतलब क्या पंचम वर्ग हो जाएगा। पंचम वर्ग के बारे में यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो ध्यान रखिएगा, क, ख, ग, घ अंग यानी कि अंग जो हो जाएगा वह पंचम वर्ग हो जाएगा। च, छ, ज, झ, इया, इसलिए इया भी क्या हो जाएगा? पंचम वर्ग हो जाएगा।
ट ठ ड ढ न यानी कि टवर्गीय न भी क्या हो जाएगा, पंचम वर्ग हो जाएगा। तवर्गीय न भी क्या हो जाएगा, पंचम वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से जो पांचवें नंबर पर आता है उसको पंचम वर्ण कहा जाता है, और पंचम वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वह मुंह और नासिका से होता है, यानी कि नासिक के वर्ण इसको बोला जाता है। इसलिए 32 का सी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के वर्ण और उच्चारण स्थान से 32 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताए, जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपके परीक्षा में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इतने में से ही कोई पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो यदि आप लोग 32 प्रश्न को याद रखते हैं तो समझिए कि वर्ण और उच्चारण स्थान से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यदि आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्न का उत्तर समझ गए हैं तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच अपने ग्रुप्स में इसे शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।